यो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में लास्ट चैप्टर की तरफ मैं चर्चा को ले आया हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस। 7 से 8 लेक्चर लगने चाहिए। वैसे मेरा पूरा एम था कि ये 6 लेक्चर इसी वीक के लगाकर इसको खत्म कर दूं। अगर एक दो फालतू भी लगे तो बेटा नेक्स्ट वीक के एक दो लेक्चर ही लगेंगे और खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। बेटा, लास्ट चैप्टर में ना कोई केसेस है नहीं, क्योंकि ना सीबीएसई ने 2023-24 में ही ना 9th चैप्टर को स्मॉल बिजनेस की ना काया पलट की है। ठीक है, उससे पहले चैप्टर कुछ और था, अब ये चैप्टर कुछ और है। अभी ना इसके ज्यादातर क्वेश्चन है डायरेक्ट डायरेक्ट है, तो मैंने केस स्टडीज इसलिए उसकी शुरू नहीं करी, कुछ है ही नहीं बेटा केस स्टडी के नाम पर। अभी मेरा एम क्या है बेटा, जब मैं इसको विद केस स्टडी खत्म कर दूंगा उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे, फाइनल का सिलेबस पहले शुरू करेंगे। और एम यही रहेगा कि फाइनल का सिलेबस का एक चैप्टर कराऊं, एक हाफ ईयरली का शुरू कर दूं, एक फाइनल का कराऊं, एक हाफ ईयरली का शुरू कर दूं, और विद 1 मार्कर्स खत्म करें। लास्ट टाइम हमने एक दो दिन लगाकर इकट्ठे ही 6 के 6 चैप्टर के 1 मार्कर्स करे थे जब आपके पेपर आने वाले थे। इस बार उसको पहले ही निपटा देंगे, आखिरी की टेंशन कुछ है नहीं। मेरा एम साथ ही साथ एक बुक की केस स्टडीज और कराने का है। अभी तक मैं बार बार एपीसी से ही केस स्टडी करा रहा था, एपीसी के अलावा मैं सुभाष दे को ऐड करूंगा। ठीक है, या हो सकता है पूनम गांधी की बुक को एक बुक और ऐड कर लेंगे। केस स्टडी में थोड़ा सा आपको और अच्छा करते हैं, आपकी थोड़ा सा मेंटल एप्लीकेशन और अच्छी करते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 नाम क्या है बेटा? नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। पहले ही बता दिया था एक दिन कि क्या नाम होगा। जब चैप्टर नंबर 10 शुरू किया था तब भी इस चीज की चर्चा करी थी। बेटा, हम बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड फर्दर दो तरीके का था, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेटा, इंटरनल ट्रेड चैप्टर नंबर 10 हमने 10 किया, फिर 9 करा स्मॉल बिजनेस। और बेटा, एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 11। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा इंटरनेशनल बिजनेस की। बेटा, इंटरनल ट्रेड में ना सबसे पहला काम किया था, इसकी डेफिनेशन जानी थी। क्या होता है इंटरनल ट्रेड? ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, नोन एज इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड और नेशनल ट्रेड। चारों नाम इसी के हैं। बेटा, एक्सटर्नल ट्रेड में कम से कम दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, कम से कम। तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब इन दोनों में तो दो दो ही होती हैं। एंट्रीपोर्ट याद है, 3-4 कंट्रीज भी हो सकती हैं बेटा। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कम से कम दो कंट्री की चाहिए। एक्सटर्नल ट्रेड के तो टाइप पढ़े थे आपने, इंटरनल, एक्सटर्नल और एंट्री, सॉरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट तो बेटा 3-4 कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है ना, इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। याद है एंट्रीपोर्ट? ठीक है जी। तो बेटा, कम से कम दो कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी जब भी मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करूँ बात। बेटा, स्टार्ट कर रहा हूं एक टॉपिक से, आज एक ही कराना है और बेटा इसी में मास्टरी करानी है आपकी। बेटा, एक टॉपिक है डोमेस्टिक बिजनेस वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस, इसके डिफरेंसेस हैं। मैं बता देता हूं बेटा, ये सेम टॉपिक ना मेरे पास पैराग्राफ फॉर्म में भी है, पर पेपर में पैराग्राफ फॉर्म में नहीं आता। ठीक है जी। ये सेम है, मैं दिखा रहा हूं बेटा आपको। यहां से स्टार्ट है ये टॉपिक। नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही है सारी बातें। ये देखो, नेशनैलिटी ऑफ बायर सेलर, अदर स्टेक होल्डर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वहां भी 8 लिखे हैं, यहाँ भी 8 लिखे। डायरेक्टली कभी नहीं आएगा, डिफरेंस फॉर्म में आएगा, हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, 8 बातें हैं, मैं पूरी 8 पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जो आपको 6 ठीक लगे रट लो हर हाल में, पेपर का पार्ट है ये, एडवांस बता के जा रहा हूँ। ठीक है जी। खैर, चर्चा को शुरू करते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या फर्क होता है, चैप्टर 10 चैप्टर 11। बेटा, पहला बेसिस जो यूज किया गया, नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। सर, डोमेस्टिक बिजनेस सब समझते हैं, मेरे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है। मान लो बेटा, आप दिल्ली से कोई सामान खरीदते हो, सहारनपुर में लाते हो और बेच देते हो, सहारनपुर के ही कस्टमर आपके पास है। ठीक है जी, ये है डोमेस्टिक बिजनेस। बेटा, कहते हैं इसमें बायर और सेलर की नेशनैलिटी क्या होगी? बेटा, जनरली जो बायर सेलर होंगे एक ही नेशनैलिटी, क्या मेरे इस एग्जांपल में सभी इंडियन है। लेकिन बेटा, अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, बात सामने देख ले, अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल है, क्या बायर और सेलर सेम नेशनैलिटी के होंगे? बायर और सेलर सेम नेशनैलिटी के होंगे? मान लो इंटरनेशनल बिजनेस में एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लो बेटा, आप इंपोर्ट करते हो फ्रॉम चाइना और बेचते हो यहीं के लोगों को, सहारनपुर के लोगों को। ठीक है,
सर बायर और सेलर की नेशनैलिटी अलग नहीं है? कहां से खरीद रहे हो भैया? चाइना से खरीद रहे हो, उसकी नेशनैलिटी क्या है बेटा? वो चाइनीज सिटीजन है और आप इंडियन सिटीजन हो गई नेशनैलिटी अलग। यानी कि बेटा जब मैं डोमेस्टिक बिजनेस में होता हूं तो एक ही नेशनैलिटी के बायर और सेलर होते हैं, और अगर मैं बेटा इंटरनेशनल बिजनेस में हूं तो बेटा वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। बेटा स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब होता है? स्टेक होल्डर्स मतलब बेटा हर वो पर्सन जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है। स्टेक होल्डर का मतलब सिर्फ शेयर होल्डर नहीं होता। आप एक कंपनी हो, आपसे कौन जुड़ा है? आपके वर्कर जुड़े हैं, वो एक स्टेक होल्डर है। आपसे गवर्नमेंट जुड़ी है, स्टेक होल्डर है। कम्युनिटी सोसाइटी जुड़ी है, स्टेक होल्डर है। सप्लायर जुड़ा है, स्टेक होल्डर है। कस्टमर जुड़ा है, स्टेक होल्डर है। जो जो जुड़ा है आपसे वो सब स्टेक होल्डर है। बेटा अगर मैं डोमेस्टिक बिजनेस की बात करूं तो ज्यादातर डोमेस्टिक बिजनेस में जो अदर स्टेक होल्डर भी आपके बिजनेस से जुड़े होते हैं वो सब एक ही नेशन के होते हैं। मैंने बताया ना, आपका बिजनेस सहारनपुर में, दिल्ली से सामान लाते हो सहारनपुर में बेचते हो। कस्टमर कहाँ का है? सहारनपुर। सप्लायर कहाँ है? दिल्ली। बेटा वर्कर कहाँ से है? सारे सहारनपुर से हैं। जितने पार्टनर हैं आपके, एक सहारनपुर का है, एक दिल्ली का है, कहीं और का है तो भैया सेम ही देश के सारे। यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं बिजनेस से, उनकी नेशनैलिटी भी लगभग एक ही कंट्री होती है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, यहां बेटा मल्टीपल नेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। बेटा सुजुकी इंडिया में आई, पहले मेरी तरफ देखना, आराम से बात को समझना। सुजुकी इंडिया में आई, मारुति के साथ पार्टनरशिप कर ली, मारुति सुजुकी बना दी। सर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, पार्टनर दो अलग अलग नेशन के इन्वॉल्व है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ठीक है। कस्टमर मारुति सुजुकी इंडिया और जापान में बेचता है प्रोडक्ट, दुबई में नहीं बिकता है। नहीं मारुति सुजुकी कारें कितनी जगह पे इन्वॉल्व है भैया? अगर आप 20 देश में बेचते हो तो कस्टमर 20 अलग अलग देशों के इन्वॉल्व है। 20 अलग अलग देशों के एम्प्लॉइज सिर्फ जापान जापानीज पीपल और सिर्फ इंडियन पीपल ही रिक्रूट कर रखे हैं क्या? नहीं। अच्छा इंजीनियर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से मिल जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का भी उठा लेते हो। अच्छा इंजीनियर यूएसए का मिल जाता है तो वहां का भी उठा लेते हो। सर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो बेटा जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इधर कस्टमर और सप्लायर और यू में से वर्कर पार्टनर्स, भाई वो मल्टीपल नेशन के हो सकते हैं, एक नेशन का होना जरूरी नहीं है। समझ में आई अभी तक बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो बातें बोली, दोनों क्लियर? इधर देखो मैंने अभी तक क्या बोला। डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो, बायर और सेलर की नेशनैलिटी क्या है? एक ही नेशनल के हैं भैया, एक ही नेशन के को बिलोंग करते हैं। मेरे एग्जांपल में इंडिया। अदर स्टेक होल्डर वो भी सेम नेशन के इन्वॉल्व है। लेकिन बेटा जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हो, बायर और सेलर सर मल्टीपल नेशन के हो सकते हैं, एक से तो ज्यादा है। ऐसे ही बेटा अदर स्टेक होल्डर भी और बायर सेलर दोनों एक से ज्यादा नेशन के हो सकते हैं, 20-20 भी हो सकते हैं। मैंने भी एग्जांपल दिया मारुति सुजुकी का आपको। कार्य सिर्फ इंडिया में नहीं बेच रहा, उसका कस्टमर 20 अलग अलग देशों का भी हो सकता है। आई होप ये बात क्लियर है। उज्जवल बात समझ में? दोनों हेडिंग डन है पक्का से? इधर देखना तीसरी और सबसे आसान हेडिंग, बेटा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा अगर डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कितनी करेंसी इन्वॉल्व है? एक ही देश की। और सर अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो बेटा, एक से ज्यादा नेशन की करेंसी इन्वॉल्व है कि नहीं है ये बता दो। जब बेटा सुजुकी इंडिया आया होगा, रुपी में पैसे लाया होगा, ऑब्वियसली जापानीज येन में पैसे आए होंगे और यहाँ कन्वर्जन हुआ होगा रुपी में। एक से ज्यादा देश की करेंसी इन्वॉल्व है कि नहीं, बस ये बता दो। क्लियर बात? तीन बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जिसकी दिक्कत परेशानियां पूछो। तीनों बातें समझ में आई? मुझे ये याद कराना है, ऐसा भी हो सकता है कि कल सुन रहा हूं, मुझे परेशानी बताओ फटाफट से तीन बातों में। क्लियर? पढ़ना जरा करेंसी पहले जल्दी से। डन डन डन। शुरू की दो बातें, ये भी पढ़ लो बेटा। ठीक है पुत्र जी?
स्टेक होल्डर का मतलब इसने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, इतने सारे नाम बोल दिए स्टेक होल्डर में, तो समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। बेटा कहते हैं क्या मूवमेंट कराई जा सकती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड तो मूवेबल होती नहीं, उसकी तो बात ही मत करो। ठीक है जी, इधर देखना बेटा, अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस में हो ना, तो बेटा कैपिटल और लेबर परफेक्टली मोबाइल होती है, जितनी मर्जी मूवमेंट करा दो कोई दिक्कत नहीं है। करा सकता हूँ पैसे की मूवमेंट, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन है? वो बात अलग है कि मैं सहारनपुर में धंधा करता था, मैं दिल्ली करने लगा तो दिल्ली ले गया पैसा, सूरत करने लगा तो सूरत ले गया। बहुत सारे लोग सहारनपुर से सूरत शिफ्ट होते हैं, कोई दिक्कत आती है? पैसा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, दूसरी बात, सर क्या अगर आप लेबर ले जाना चाहो, बेटा लेबर भी परफेक्टली मोबाइल है। आपको लगता है आपकी लेबर बड़ी लॉयल है आपके लिए, बड़ी एक्सपर्ट है? आपके पास 500 लेबर सहारनपुर की फैक्ट्री में काम कर रही थी, आपने कहा नहीं जी फैक्ट्री नोएडा शिफ्ट करनी है, 500 को ले जाने, ले जाओ, कोई दिक्कत है कि ट्रेन की रिजर्वेशन कराओ, ले जाओ। लेकिन ये बताओ, इंटरनेशनल बिजनेस में लेबर और कैपिटल ले जाना आसान है? परफेक्टली मोबाइल है, सबका वीजा लगा देगी अभी भारत सरकार, इसलिए तो बैठी है, धड़ाधड़ वीजा दे देगी, 500 के 500 कहाँ ले जाओ फॉरेन, बिल्कुल यूएस से। अभी अभी यूएस से क्या कर लो, 500 को देता हूँ वीजा, ले जाओगे क्या लेबर को? इतना आसान है क्या मूवमेंट? सबका हो जाएगा मूवमेंट? नहीं होगा, सब मानते हैं बात को, सब मानते हैं बात को। सर कैपिटल ले जाना इतना आसान है? आप इंडिया में धंधा कर रहे थे, 200 करोड़ रुपए लगा रखे थे, टैक्सेस दे रहे थे सरकार को, अब आप कह रहे हो मैं तो 200 करोड़ फॉरेन लेके जाना चाहता हूँ। भारत सरकार की बिल्कुल इससे तो बैठा है, सब सारी संपत्ति ले जा, अभी छोड़। सर इतना आसान होगा ही नहीं, पता ही है आपको। कौन देश चाहेगा बेटा उनके देश से कैपिटल चली जाए? आती है ना दिक्कतें, फिर धीरे 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 पैसा जाता है। तो बेटा ना तो कैपिटल की मूवमेंट कराना आसान होगा, ना ही लेबर की मूवमेंट कराना आसान होगा, जबकि ये चीजें विद इन अ कंट्री बहुत इजी हैं, परफेक्टली मोबाइल है, जितनी मर्जी मूवमेंट करा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चार फैक्टर डन, बहुत इजी। अभी तक मैंने सारे इजी उठाए, मैंने एक भी मुश्किल नहीं उठाया अभी तक, सच बता रहा हूँ आपको, मुश्किल है थोड़े बहुत है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कस्टमर हेटेरोजेनिटी अक्रॉस मार्केट। बेटा अगर आपका डोमेस्टिक बिजनेस है ना, ज्यादातर जो कस्टमर दिखेगा ना होमोजीनियस इन नेचर दिखेगा। होमोजीनियस इन नेचर मतलब लगभग सबकी चॉइसेस आसपास हैं, सेम है। ठीक है, इंडिया तो बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे तो चॉइसेस फिर भी डिफरेंट दिखती हैं, फिर भी मैं कह देता हूँ बहुत सारी चॉइसेस सेम है। जैसे कि साड़ी की डिमांड थ्रू आउट द इंडिया है, थ्रू आउट द इंडिया है, होमोजीनियस फिर भी दिखता है कस्टमर थोड़ा सा। सर लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो सर कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस सब एक जैसे हैं क्या? साड़ी की डिमांड इंडिया में, फ्रांस में तो आई नहीं, फ्रांस में साड़ी पहनती नहीं लेडीज। है कस्टमर होमोजीनियस? है कस्टमर होमोजीनियस? नहीं ना। एक बात और, आराम से मेरी तरफ देखना, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे ना मुझे लगता है 99.9% बात क्लियर हो जाएगी। बेटा मैकडी जब इंडिया में आया ना 90s के बाद, तो पहली बार फेल होकर वापस गया, पता है आपको ये बात? कभी सुनी है ये स्टोरी? चलो मैं बताता हूँ। मैकडी आया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स 1923 की बात है, या उसके शायद आसपास, और वो फेल हो गया। इंडिया में आया, एक साल धंधा किया, धंधा ही नहीं चला, जितने आउटलेट खोले सब घाटे में, बहुत परेशान वापस चले गए। उन्होंने स्टडी किया यार कि क्या दिक्कत क्या है हमें इंडिया में, हम बाकी सारे देशों में इतना सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत आ रही है इंडिया में? तो उसको पता लगा कि इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और मैकडी के पास कभी वेजिटेरियन मेन्यू ही नहीं था, सब नॉन वेज बेचते थे। ओहो ये दिक्कत रही हमारी। ठीक है, और उस टाइम पर वाकई में वेजिटेरियन पॉपुलेशन हद से ज्यादा थी। 90s में आप समझ सकते हो कितने इंडियन वेजिटेरियन रहे होंगे। तो उसने स्टडी किया सब कुछ, और बेटा पहली बार मैकडी का वेज मेन्यू आया इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था। इंडिया में पहला बर्गर ही मैक आलू टिक्की बर्गर था उनका, तब से है ये बर्गर। आई एम नॉट किडिंग, आपने पढ़ा नहीं है ना कुछ, आ जाओ 12th में, तो इन सब चीजों पे चर्चा रेगुलर होगी। बेटा पहला बर्गर मैक आलू टिक्की बर्गर था, और आज भी बेटा 3 या 4 कंट्री में वेज मेन्यू है इनका, आज भी हर कंट्री में नहीं है, जहां जहां इंडियंस ज्यादा है, कनाडा और दुबई में है वेज मेन्यू, यहाँ पर है, बाकी रेयरली आपको वेज मेन्यू मिलेगा, रेयरली। अब एक बात बताओ बेटा, अब ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इंटरनेशनल बिजनेस मैकडी कर रहा था,
उनको एक जैसे कस्टमर मिल रहे थे क्या हर कंट्री में? आ रही थी ना दिक्कत। हेटेरोजेनियस है ना बेटा पॉपुलेशन, हर देश के अलग लोग सोचते हैं। लेकिन अगर एक ही देश में धंधा कर रहे हो तो लगभग लगभग पॉपुलेशन होमोजीनियस से मिल जाती है। आई होप मैंने अब बात क्लियर कर दी होगी। मैकडी का एग्जांपल दिमाग में बहुत अच्छे से फिट बैठ जाए। ठीक है बाबू, 4 बातें शुरू की और एक करेंसी यूज्ड, 5 बातें करती। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6th वन बेटा कहता है डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। बेटा अगर आप एक ही देश में धंधा कर रहे हो ना, तो जो बिजनेस सिस्टम है और जो प्रैक्टिसेस है वो लगभग एक जैसी हैं, होमोजीनियस इन नेचर। लेकिन अगर अलग अलग देशों में धंधा कर रहे हो तो बेटा वहां पे बिजनेस प्रैक्टिसेस और सिस्टम्स बदल जाते हैं। कारण क्या होता है बेटा? इनके पीछे कारण कुछ और नहीं बेटा, कानून एक कारण होता है। ठीक है जी, वैसे मैं उसकी कानून की बात यहां पर कर दूंगा, दोनों जगह पे मुझे लॉस एंड पॉलिसीज की बात करनी है, यहां पर भी कर दूंगा कानून की बात, लेकिन यहां समझ लो बात को। बेटा आप एक ही देश में धंधा कर रहे हो, बिजनेस लॉस, बिजनेस सिस्टम, बिजनेस प्रैक्टिसेस एक जैसी हैं। हमारे यहाँ पर बेटा हम कार ड्राइव करते हैं, स्टीयरिंग कहाँ होता है? ऑन द राइट हैंड साइड। फॉरेन में लेफ्ट हैंड साइड। क्यों बेटा? मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो बेटा बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम अलग है। मारुति सुजुकी 4 देश में कार बेच रही है बेटा, दुबई में भी राइट हैंड साइड पे ही है, इंडिया में भी राइट हैंड साइड पर ही है, हम यूएस से ऑस्ट्रेलिया भी थे, दोनों जगह लेफ्ट साइड है। तो भैया अगर इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस सिस्टम हेटेरोजेनियस है, अलग अलग देशों के अलग अलग है। और अगर एक ही देश में कर रहे हो धंधा, वहां तो एक जैसा ही दिखेगा सब कुछ, वहां तो सब होमोजीनियस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एग्जाम्पल इतने सटीक हैं कि दिमाग में एकदम जाएगी बात। हाँ जी बाबू। बाबू आरटीओ कानून है ना, आरटीओ एक्ट, ठीक है ना, रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट, उसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। हमारे इंडिया में आरटीओ यही कहता है कि हमें हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए तो स्टीयरिंग हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है, उनका देश कहता है हमेशा आपको अपने राइट में चलना है, इसलिए उनका स्टीयरिंग हमेशा लेफ्ट में होता है। आप देखो हमेशा आप कहां चलते हो, वो बाय डिफॉल्ट है, आपको लग रहा होगा ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट नहीं, शुरू से प्रैक्टिस चल रही है ये, आप हमेशा अपने लेफ्ट में चलते हो। देखो खुद सोच के देख, हाईवे पे चलता है किस साइड चलता है, कैसे चलता है, किसी रोड पे चलता है, लेफ्ट में चलाता है ना गाड़ी। अभी जाएगा घर, जिस रोड से जाएगा उसके लेफ्ट में ही चला रहा होगा गाड़ी, देख के जाइयो। ये आरटीओ की वजह से सब कुछ बदल जाता है। मैंने बताया ना, बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिसेस डिपेंड किस पे करती हैं? लॉस पे करती हैं डिपेंड। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए, चलो जी बेटा आगे बढ़ा रहा हूं बात को, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। बेटा मैं अब ये 2 बातें बता तो रहा हूं, पर मैं चाहूंगा जो मैंने शुरू की 5 और जो आखिरी 8 पढ़ाई, ये 6 आसान है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर, मैं तो बता ही दूंगा, करना आपने, आप देखो आपको क्या आसान लगता है। ठीक है जी बेटा। 6th वन पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। देखो अगर आप एक देश में धंधा कर रहे हो तो बेटा एक ही देश का पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, एक ही देश का रिस्क समझना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। लेकिन बेटा अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूं, जिस जिस देश में धंधा है मेरा बेटा, सबके पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझना पड़ेगा, रिस्क को भी समझना पड़ेगा, रिस्क को भी समझना पड़ेगा। इधर देखना जी प्लीज, मैं एक बात क्लियर करता हूं, अभी आपको मजा आ जाएगा सुनकर ही। अभी हाल ही में मैं एक चीज देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए, ठीक है जीत गए, लेंगे गद्दी, लेंगे गद्दी, अभी उन्होंने संभाली है जनवरी की किसी डेट से। उन्होंने ये बात बोल दी कि जनवरी की डेट से जब मैं गद्दी संभालूंगा ना, मेरे को ये पता है बहुत सारे लोग अमेरिका में ऐसे रह रहे हैं जिनके पास पेपर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, बाहर निकाल दूंगा उनको, बाहर निकलवा दूंगा उनको, अपने देश भिजवा दूंगा वापसी। यार अब थोड़ा सा इस बात को समझो, मान लो मेरी तरफ देखो और इस बात को समझो, मान लो आपने इंडिया से जाके अमेरिका में एक धंधा सेटअप कर दिया, मैं बोलता हूं आपको, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट वहां पर बैठा जो इंडियंस के फेवर में था, आपके 5 साल बहुत बढ़िया बीत गए, ठीक है जी। और बेटा 5 साल के बाद इलेक्शन में कोई ऐसा प्रेसिडेंट आके बैठ गया जो इंडियन के बहुत खिलाफ था, ठीक है जी, और जो बार बार भाई साहब प्रेशर बना रहा था, जो बार बार आपके डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन उठा रहा था। सर ये बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर मैं एक देश में धंधा करता हूं तो मुझे सिर्फ एक बिजनेस, एक पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, एक रिस्क को देखना है, एक ही चीज को मैनेज करना है। लेकिन अगर मेरा धंधा वर्ल्ड वाइड हो तो
सभी देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, सभी देश के रिस्क को समझना है। हर देश में अलग काइंड ऑफ रिस्क है। हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम, हर 5 साल बाद कुछ ना कोई तो नया बंदा आके बैठेगा, कोई नया चेहरा, उसके कैसे रिलेशन है आपके देश के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ भैया मैं ना, मेरा बिजनेस मान लो डोमेस्टिक है ही, मैं तो इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है, मैं तो क्या करता हूँ, कंटेनर इंपोर्ट करता हूँ हर साल चाइना से, हर साल के हर 3 महीने में, और मोबाइल एसेसरीज बेचता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सहारनपुर सिटी में। सर ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस है। सर आपको क्या है, सिर्फ इंडिया का रिस्क देखना है, चाइना का नहीं देखना। चाइना में मान लो कोई खतरनाक बीमारी फैल गई जो इंडिया में नहीं फैली, चल जाएगा काम? वो अभी बंद करा देगा इंडिया सारे बॉर्डर। और ये चीज इंडिया में होगी और चाइना में नहीं हुई, चाइना बॉर्डर बंद करा देगा। दोनों रिस्क देख रहे हैं आपको, फिर एक रिस्क आपका नहीं है, फिर तो दोनों आपके हैं। समझ में आती है बात? आगे बढ़ाते हैं जी, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। सर बात बड़ी सिंपल सी है, आपका धंधा सिर्फ इंडिया में है, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, इंडिया के लॉ, सब कुछ इंडिया का पता होना चाहिए। सर कितने सारे, जितने बिजनेस, जितने देशों में बिजनेस को लेते जाओगे, उतने देशों के टैक्सेशन को समझो, लॉ को समझो, सब कुछ समझना है। समझ में आती है ना बात? और बात समझ में आ रही हो, हर देश का टैक्स एक जैसा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर अगर मारुति सुजुकी की है तो भैया सिर्फ एक देश का टैक्स देखना है, क्यों? वो सिर्फ इंडिया का। सर जब जितने देशों में धंधा फैलाना है, उतने देशों का सब कुछ देखना है, और उतने देशों में कंसल्टेंसी फर्म होगी तो आपको लॉ के बारे में भी समझाएगी, टैक्स की भी पेमेंट लेगी आपसे। ये बात तो समझ में आती ही होगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन। मैंने 8 बातें बढ़ा दी है बेटा, कोई 6 आपकी चॉइस की, वैसे जो मेरी चॉइस है पर्सनली, शुरू के 5 और 1। हाँ जी सर। क्या चीज? टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिसीज, टैरिफ्स एंड कोटास। नहीं पता बेटा? टैरिफ्स का मतलब होता है, बता देता हूं, वरना तुम्हें लगेगा यार पता पता कुछ है नहीं, ऐसे ही आ जाते हैं उठ के। भूल लेना एक बार, स्कूल में भूल लेना भाई, वहां भी फीस ही देते हो। ठीक है, लो मैं समझाता हूँ, लेकिन मेरा तो काम है भैया, मैं 100% समझाऊंगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। बेटा 2 वर्ड लिखे हैं, टैरिफ्स एंड कोटास। देखो जी, वैसे बेटा ये ना पुराने टाइम के लॉ हैं, दोनों लगते थे। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स रेट, कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। मान लो बेटा यूएसए ने कोई प्रोडक्ट बनाया 3 रुपए किलो, और इंडिया मान लो उस प्रोडक्ट को बनाता था 5 रुपए किलो, किसका बिकना चाहिए? जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा, 3 बना रहा है तो बिकना इसका चाहिए। अब बेटा मान लो इंडिया में किसी ने इंपोर्ट करने की सोची और सोचा कि ये प्रोडक्ट बेच दूंगा, मजे आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, उन्हें क्या करा, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने का किराया लग गया मान लो 1 रुपए पर किलो, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया, 4। यहाँ पर ना बेटा इंपोर्ट ड्यूटी थी 20%। ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी थी 20%, 4 पे 20% और टैक्स लगा दो, 4 रुपए 80 पैसे हो गया। अभी भी किसका बिकेगा? यूएसए का, सस्ता वही है। ठीक है ना, 4 रुपए 80 पैसे और 5 में भी फर्क बहुत है। बाबू इंडिया ने क्या करा, अननेसेसरी टैरिफ्स बढ़ा दिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, कि अच्छा मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तबाह करेगा, टैक्स 50%। 4 गाया, 4 पे 2 का टैक्स, 6 बेच के दिखा। समझ गए? यानी कि बाबू आप एक देश का टैक्स नहीं समझ सकते, अगर आपको काम करना है बहुत सारे देशों में, सबके टैरिफ्स पता होने चाहिए, कहाँ का क्या क्या टैक्स रेट है पता होना चाहिए। एक और चीज होती है बेटा, कोटा। कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा टैक्स नहीं बढ़ा रहे, मतलब 4 रुपए का है, 20% टैक्स लगा, 4 रुपए 80 पैसे। उदिस 4 रुपए की चीज यहाँ पहुंची, 20% टैक्स, 4 रुपए 80 पैसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा टैक्स नहीं बढ़ा रहे, पर हाँ इसके ऊपर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूं मैं, कि आप 1 लाख किलो से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब इंडियन इंपोर्ट नहीं कर सकता। 1 लाख किलो तक क्या होगा, इंपोर्ट यही हो जाएगा 4 रुपए 80 पैसे वाला। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो इंडिया का ही बिकेगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रोटेक्शन देती थी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, हर देश की गवर्नमेंट इन 2 हथियारों का इस्तेमाल करती थी। इनको टैरिफ्स एंड कोटास बोलते हैं। ठीक है सर, आई होप मैंने बात अच्छे से क्लियर कर दी। ठीक है जी, नहीं ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा ज्ञान है तुम्हारे भैया को भाई, ध्यान ना, इस चीज की टेंशन हर लेना।
नहीं, इंडिया में अब नहीं लगता, इंडिया क्या किसी भी देश में नहीं लगता यार। ये ना वैसे अगले चैप्टर का मुद्दा है, मैं बता दूंगा। मतलब ये ना इंटरनेशनल बिजनेस 1 एंड 2, पुरानी बुक में ना 2 पार्ट है, 12th चैप्टर भी है, पुरानी बुक देखोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस 2 भी है। ठीक है, खैर अभी तो नई बुक में एक ही चैप्टर है। एक टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब WTO बना था ना, जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी, उन मेंबर कंट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप टैरिफ्स और कोटा लगा नहीं सकते। हम फ्री ट्रेड इन गुड्स को प्रमोट करना चाहता है, जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा। कोई देश जो WTO का मेंबर है टैरिफ कोटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना WTO मेंबरशिप कैंसिल कर देगा। मैं करूंगा इसकी बात ना, मैं WTO टॉपिक है, मैंने तुम्हें बता दिया, इतना डिटेल में सब बात कर दी कैमरे के सामने, तो बात तो करूंगा ही ना। चल रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।